उसी के तुरंत बाद उनका मैसेज आ गया कि कार्यक्रम टाल दीजिए और हम अभी आ नहीं पाएंगे। वो भी तो मीडिया सीधे बेसिक में शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़ा करती है। हाँ, क्या कर रहे हैं? हाँ, जहाँ गांव गरीब मजदूर के किसान के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों के फर्श पर टाइल्स देखा, पीने के पानी के लिए किसी एक ही जात से जुड़े हुए लोग थे। तो ये चलता रहता है, लेकिन इस सरकार में पूरी पारदर्शिता से भर्ती की प्रक्रिया पूरी होती है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकास सिंह और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक ऐसे नेता, एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन जानेंगे आज डॉक्टर सतीश द्विवेदी से उनकी जुबानी उन्हीं की कहानी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में मौजूद है पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में। सर, सबसे पहले तो आपके जीवन की चर्चा करेंगे, शुरुआती दौर की चर्चा करेंगे। बड़ा संघर्ष रहा है और जितना संघर्ष उतनी ही लंबी कहानी और उतना ही जीवन में आगे बहुत कुछ आपने हासिल किया। कहते हैं ना कि जब संघर्ष से आदमी निकल के आता है, हकीकत जानता है, तो यथावत जिंदगी में जब कोई पद पाता है या कोई राजनीति करता है तो पब्लिक की, आम जनमानस की सेवा उसी अपेक्षा, उसी भावना से करता है। तो क्या कहना है डॉक्टर साहब आपका? देखिए, मैं तो अभी अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के जिन 115 जनपदों को आकांक्षी जनपद के रूप में चिन्हित किया था, क्योंकि वो जो राष्ट्रीय औसत था विकास का, या उन जनपदों के प्रदेश का भी जो उनका औसत था, उन विकास के औसत सूचकांकों पर पीछे थे जी। उन्हीं 115 जिलों में उत्तर प्रदेश के 12 जिले थे और उन 12 में से एक जिला सिद्धार्थनगर है। उस जनपद के एक साधारण से किसान परिवार में जन्मा, तो निश्चित रूप से एक निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों में जो संघर्ष होता है, उन सारे संघर्षों को मैंने भी झेला है, उन सारे समस्याओं का सामना किया है। तो निश्चित रूप से राजनीति में आम जनता की समस्याएं क्या हैं, एक किसान की समस्या क्या है, एक साधारण परिवार से निकले हुए छात्र की समस्या क्या है, इन सब को कोई किताबों में नहीं पढ़ा था, इन सब को जिया था, देखा था। तो निश्चित रूप से कोई भी निर्णय लेने में, कोई भी काम करने में मदद मिलती है उसके कारण। सर, थोड़ा सा बचपन में जाना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके व्यक्तित्व से सीख लेते हैं, एक कहानी सीखते हैं कैसे जीवन में क्या करना है, आगे बढ़ना है तमाम कठिन रास्तों पे चल के। पढ़ाई लिखाई एक ऐसे क्षेत्र से हुई जहां आपका जन्म स्थान था, बहुत पिछड़ा माना जाता था। लगभग हाई स्कूल के बाद बहुत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था तब तो नहीं थी, अभी क्या चल रहा है ये आप खुद ही बताएंगे। फिर धीरे धीरे बस्ती पढ़ाई के लिए आपका आना हुआ, बस्ती से गोरखपुर, इटवा से बस्ती, फिर गोरखपुर, लंबी शैक्षिक जीवन में यात्राएं चलती रही। फिर एक ऐसा समय आया कि जब विधानसभा की तैयारी आपने इटवा से की 2017 में। तो थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन के बारे में, पढ़ाई वगैरह सर कैसे, कहाँ से हुई? देखिए, हमारी प्राथमिक शिक्षा हमारे गांव के ही एक प्राइमरी स्कूल में हुई जी। हालांकि वो स्कूल ऐसा था कि बस चूंकि वहाँ बच्चे पढ़ते थे और एक शिक्षक पढ़ाते थे, इसलिए लगता था स्कूल जैसा, नहीं तो वहाँ स्कूल दिखता नहीं था। अच्छा। कोई बिल्डिंग नहीं थी, एक पुरानी स्कूल की बिल्डिंग का खंडार था, कभी रहा होगा शायद स्कूल। मतलब ऐसी स्थिति थी कि बारिश में हम लोगों को गांव के किसी व्यक्ति का, जिसका घर थोड़ा बड़ा होता था, उसके बरामदे में भागकर जाना पड़ता था, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी। हम लोग अपने घर से ये जो रासायनिक उर्वरक का बोरा होता है, जी जी। किसानों के खाद बोने के बाद बोरा खाली होता था, उसको धुलकर साफ कर दिया जाता था। घर से बोरा लेकर जाते थे। उस दौर में लकड़ी की बनी हुई पटिया होती थी, तख्ती जिसको बोलते थे, और दुद्धि बोलते थे, जिसमें लिखा जाता था। खड़िया मिट्टी भी घोलते थे, और थोड़ी बड़ी ऊंची क्लास में चले जाते थे तो उसी में रोशनाई भी घोलते थे। उसी खाद की बोरी का बना हुआ बस्ता होता था। कोई रेडीमेड बैग तो हम लोगों को मिला नहीं कभी उस दौर में पढ़ने के लिए। स्कूल जाते थे, एक लोहे की कुर्सी होती थी जिसको टांग कर हम ही में से कोई अपने घर ले जाकर रखता था, फिर सुबह ले जाता था अध्यापक के लिए। और एक सेतुराम यादव जी थे, नाम उनका बाद में जान पाए हम लोग। अच्छा। उनको तो हम लोग मुंशी जी कहते थे। जी जी। कुर्ता धोती पहन कर आते थे, बहुत कड़क थे, बहुत एक
आदर्श शिक्षक का उनका व्यवहार था। तो कक्षा 5 तक की शिक्षा वहाँ हुई। उसके बाद कक्षा 6 से 8 की भी शिक्षा सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुई, जो हमारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। खुनियाव जो हमारे ब्लॉक का मुख्यालय था, जी जी। तब इतने नज़दीक ये उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हुआ करते थे। वो अमूमन एक दो न्याय पंचायतों में एक होता था। मतलब ब्लॉक में मुश्किल से 2 या 3 उच्च प्राथमिक विद्यालय रहे होंगे। तो पैदल जाते थे गांव से, वो 3-4 किलोमीटर की यात्रा तय करके। बरसात का समय आता था तो थोड़ा सा अ, सुरक्षित रास्ता खोजने के लिए वो दूरी और बढ़ जाती थी। 8 तक की पढ़ाई वहाँ हुई, और उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई गांव से थोड़ी दूरी पर एक श्री राधा कृष्ण इंटर कॉलेज था। जब हम अपने घर से इटवा से बासी की ओर चलते हैं तो उसी जी बीच जी। में पड़ता है। वहां पर हुई। हाई स्कूल के बाद मैं, चूंकि वहाँ इंटर कॉलेज तो थे, लेकिन पठन पाठन की व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से नहीं व्यवस्थित चल नहीं रही। थी, और साइंस वर्ग से पढ़ने की इच्छा थी। तो इसलिए फिर वहां से निकलकर बस्ती आए। राजकीय इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई हुई। बाद में कुछ मन में आने लगा कि सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहिए। उस समय एक दौर चल रहा था कि जब साइंस के बच्चे साइंस छोड़कर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को लेकर के सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे। तो उसी में मैं भी एपीएन पीजी कॉलेज बस्ती में बीए में एडमिशन ले लिया। पॉलिटिकल साइंस, मिडिवल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये जी। हमारा सब्जेक्ट हुआ। फाइनल ईयर में मिडिवल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स हुआ। लक्ष्य लेकर तो आए थे सिविल सर्विसेज का, लेकिन ग्रेजुएशन पूरा करते करते वहाँ के जो हमारे टीचर थे वो इतने अच्छे थे, उनको देख देख कर के मन में ये हुआ कि हायर अध्यापक बना जाए। हायर एजुकेशन में टीचर बनना चाहिए, बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और अच्छा लगता था टीचर्स को पढ़ाते हुए देखकर। वहाँ से थोड़ी प्रायोरिटी बदल गई, तो पीजी करने के लिए इकोनॉमिक्स में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर गए। जी। और मैं इस मामले में सौभाग्यशाली रहा अच्छा। कि पीजी करके निकलते ही हाँ हाँ। 98 में पीजी हुआ, और 99 में पढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन में जो उस समय व्यवस्था आ गई कि जी। जो नेट क्वालिफाई करेगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, हाँ। वही हायर एजुकेशन में टीचर हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है। तो 99 में नेट क्वालिफाई कर गया। तुरंत ही मुझे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ने ऑनरेरियम बेसिस पर पढ़ाने के लिए रख लिया। तो 99 में मैं वहाँ पढ़ाने लगा, और फिर 1 साल 1.5 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। पीजी करके निकला, और तुरंत ही पीजी के बच्चों को पढ़ाने का तो जो पैशन था कि बड़े बच्चों को पढ़ाने का जो मन था, जो ग्रेजुएशन से ही एक डेवलप हुआ था पैशन, जी। वो पूरा हो गया परमानेंट नौकरी में आने से पहले। और फिर 2001 में जी। परमानेंट वैकेंसी आई यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की। अप्लाई किया, पहली बार इंटरव्यू दिया, और सिलेक्शन हुआ। गोरखपुर के बगल में कुशीनगर जनपद में जी जी। बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर में, बड़ा फेमस कॉलेज है आयोग सर, से, आज भी हाँ फेमस बड़ा कॉलेज था, है। जी आज जी। भी आज भी फेमस है। मतलब वहाँ 80 से ऊपर टीचर्स का स्टाफ है। जी। उस जिले का, बल्कि आसपास के कई, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एक दो बड़े कॉलेजेस में उसकी गिनती होती है। हाँ हाँ। वहाँ पर ज्वाइन किया 30 अप्रैल 2001 को, और 2018 तक वहीं रहते हुए विधायक बना अच्छा। अपने सिद्धार्थनगर के इटवा से। हाँ। फिर दिसंबर 2018 में विधायक बनने के बाद ट्रांसफर लेकर के आया। अभी सिद्धार्थनगर के बुद्ध विद्यापीठ पीजी कॉलेज में, जिला मुख्यालय पर है, वहाँ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर एंड हेड के पद पर हूँ। अच्छा, तो 2018 तक आप बता रहे कुशीनगर में आपकी ड्यूटी चल रही थी, तो ये विधानसभा का चुनाव 2017 में इटवा से कैसे मैनेज कर पाते थे? बड़ी मुश्किल कहानी मैं रही है। लोकसभा का चुनाव 2014 का जब हुआ, हाँ हाँ। चुनाव में चूंकि मैं पार्टी में 1994 से 2007 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। 2007 में भाजपा में आया। भाजपा गोरखपुर क्षेत्र का पार्टी का प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का प्रभारी था। अच्छा। जो कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रशिक्षण वर्ग लगते थे, उनकी व्यवस्था करना, उनके सत्र का संयोजन करना, जरूरत पड़ने पर उनमें वैचारिक विषय रखना, वो हमारी जिम्मेदारी हुआ करती थी। तो पार्टी से तो जुड़ गए थे 2007 में ही। 2014 के चुनाव के बाद, और मैं, मेरा गांव का कनेक्शन हमेशा मजबूत रहा। पिताजी गांव रहते थे, तो मैं अक्सर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पर जब मौका मिलता था तो मैं गांव आता जाता था। जब मैं बीजेपी से जुड़ गया तो हमारे
क्षेत्र के लोगों ने धीरे धीरे कहना शुरू किया कि यहाँ कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं है, पार्टी जीत नहीं पाती है। और उस समय समाजवादी पार्टी के नेता जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे, माता प्रसाद पांडे जी, जी जी। तो एक चूंकि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, समाजवादी पार्टी का अल्पसंख्यक वोट बैंक, यादव वोट बैंक, तो ये ब्राह्मण मुस्लिम यादव मिला करके एक मजबूत वोट बैंक चुनाव जीत जाते थे। इंजॉय कर रहे थे वो। तो पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि अगर आप आ जाते, इतने दिनों से पार्टी में जुड़े हैं, तो उनका वोट बैंक टूट सकता है। और एक नए चेहरे की तलाश है क्षेत्र को, पार्टी को भी तलाश थी, वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को तलाश थी। तो धीरे धीरे चर्चा होते होते मन में बात आने लगी। 2015 से मैं उस दिशा में सक्रिय हुआ। अच्छा। तो पहले तो सैटरडे संडे में समय निकाल कर आता था, फिर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लगा, छुट्टी ले ले करके फिर आने लगा। वैसे भी मैं आता ही था, थोड़ा और आना जाना बढ़ाया, और 2017 में विधायक हो गया। विधायक होने के बाद छुट्टी पर हो गया। फिर मुझे लगा कि सिद्धार्थनगर से कुशीनगर मैनेजेबल नहीं है, तो ट्रांसफर लेकर के आ गया सिद्धार्थनगर। सर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है। शिक्षक एक दूसरा जहाँ से पैशन होता है। जहाँ से निकला था वहीं फिर वापस आ गया। हाँ, नहीं नहीं, वो तो सही कह रहे हैं आप। थोड़ा सा एक शिक्षक जो एक प्रोफेशन के दौर में अपनी जिंदगी जी रहा है, और ऐसे से हट के राजनीति, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है सर। विधायक बनने के मन में बात कहाँ से, क्या लालसा थी? नहीं देखिए, एक आपकी एक बात में मैं संशोधन करूंगा। जी जी, बताइए। शिक्षक, अधिवक्ता और कुछ हद तक चिकित्सक, जी। आप देख रहे होंगे इनमें से ज्यादा लोग राजनीति में आए, अच्छा। क्योंकि तीनों की पब्लिक डीलिंग बहुत होती है। हाँ हाँ। शिक्षक के बारे में तो जब मैं यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहा था, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया, शिक्षक होता है, उसमें लिखा था क्या? विद्वान, समाज सेवी, और उसी में एक उत्तर होता था विकल्प में नेतृत्व करता। अच्छा। बहुत सारे लोग ये आंसर टिक नहीं करते हैं, हम्म। लेकिन सही उत्तर उसका वही होता है कि नेतृत्व शिक्षक करता। नेतृत्व करता होता है। शिक्षक अपनी कक्षा में एक छात्रों के एक समूह का नेतृत्व करता है। शिक्षक की समाज में जो प्रतिष्ठा है, वो जहाँ काम करता है उसके आसपास के समाज का नेतृत्व करता है। बिल्कुल। आप देखते होंगे किसी गांव में कोई अध्यापक है तो इलेक्शन भी आता है, तो लोग उससे पूछते हैं हाँ। क्या करना चाहिए गुरुजी, किसको वोट देना चाहिए। तो शिक्षक अ, अपने पेशे से भी समाज का नेतृत्व करता होता है। और भारत में तो एक लंबी पुरानी परंपरा है, चाहे हम जी जी। चाणक्य की बात करें, चाहे गुरु वशिष्ठ की बात करें, चाहे गुरु विश्वामित्र की बात करें। हमारे गुरुकुल के शिक्षकों ने तो सम्राटों का, राजाओं का निर्माण तक किया है। जो नहीं भी पैदा हुए राज परिवारों में, बिल्कुल। उनको भी कैसे चाणक्य ने एक सम्राट के रूप में स्थापित कर दिया। तो और खासकर उच्च शिक्षा में तो इतना अवसर मिलता है कि व्यक्ति उस प्रवृत्ति का हो जाता है। जी जी। छात्र जीवन, राजनीति में जाने की जहां तक बात कर रहे हैं आप, हम्म। छात्र जीवन में ही बस्ती में एपीएन पीजी कॉलेज में जब बीए प्रथम वर्ष का छात्र था, मैं स्कूल लाइफ से डिबेटर था। अच्छा। प्राइमरी स्कूल में, जूनियर स्कूल में, हाई स्कूल में, जब जब ऐसी कोई प्रतियोगिताएं होती थी, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, तो उसमें शामिल होने का बड़ा शौक था। यूनिवर्सिटी तक वो बढ़ता रहा। मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं जो इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट कंपटीशन हुआ दिल्ली में, तो अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व मैंने दिल्ली तक जाकर राष्ट्रीय स्तर पर किया। तो उन्हीं प्रतियोगिताओं में एपीएन पीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी इस तरह की बहुत प्रतियोगिताएं कराता था। मैं उन्हीं प्रतियोगिताओं में शामिल हुआ, पुरस्कार जीतता था। विद्यार्थी परिषद के लोगों की नज़र पड़ी, लोगों के संपर्क में आया। तो उस समय हमारे वहाँ विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख हुआ करते थे बस्ती में, श्री हरीश द्विवेदी जी, जो बाद में बस्ती से जी जी सांसद जी। भी हुए। तो वास्तव में उन्हीं के माध्यम से विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया, धीरे धीरे परिषद से जुड़ गया। तो विद्यार्थी परिषद भी छात्र राजनीति करती है, यद्यपि विद्यार्थी परिषद की छात्र राजनीति का तौर तरीका थोड़ा अलग है। वैचारिक आधार पर वो काम करते हैं। उनका जी। लक्ष्य ही है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में शिक्षा क्षेत्र की पुनर्रचना, महापुरुषों की जीवनी मनाना। आंदोलन करना तो है, लेकिन उसमें कुर्सियां नहीं तोड़नी है, कोई हिंसा नहीं करनी है। तो धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी संपर्क आया, और एक तरह से विचारधारा, एक कट्टर राष्ट्रभक्ति से, भावना से ओत प्रोत जिसको कहते हैं, राष्ट्रवादी धारा से जुड़ गया। और फिर जब पार्टी में आ गया 2007 में, तो राजनीतिक दल में काम करते करते तो धीरे धीरे मन में भाव आने लगता है। लेकिन
ज्यादा जिम्मेदार उसके लिए हमारे क्षेत्र के लोग थे। मैं जब गांव जाता था और जब इस लोकल चौराहों पर बैठता था, कभी चाय पीने, कभी ऐसे ही, तो लोग कहते थे कि आप पार्टी में जुड़े हैं, आइए। पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, और इस क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था। हमारे यहाँ नेता बहुत बड़े थे, कई बार मंत्री थे, कैबिनेट 2-2 बार मंत्री थे। विधानसभा अध्यक्ष थे। बिल्कुल। उनको सिद्धार्थनगर का मुख्यमंत्री कहा जाता था अच्छा। कि उस जिले में उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता था, जिसको चाहे जेल भिजवा दें, जिसकी चाहे प्रधानी खत्म कर दें। मतलब लोग त्रस्त थे एक तरह से, तो लोगों को एक विकल्प की तलाश थी। तो मुझे लगा कि जब पब्लिक चाहती है, तो 2014 में पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था, और उसमें हमारे उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। जी जी। तो कहते थे सब नेता अपने चुनाव लड़ने के लिए होर्डिंग तो लगाते हैं, लेकिन पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए होर्डिंग नहीं लगाते। हम्म। उस समय मैं पार्टी के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक था। जी जी। तो मुझे उनकी ये बात चुभी, तो मैंने पूरे इटवा विधानसभा में होर्डिंग लगाए। अच्छा। मिस्ड कॉल जो नंबर था वो नंबर जारी किया, सदस्यता लेने भाजपा का। के सदस्य बने, और सशक्त भाजपा समर्थ भारत, ऐसे करके उस पर टैग लाइन थी। जी। वो होर्डिंग लगते ही हम्म। लोगों को लगा कि शायद ये चुनाव लड़ सकते हैं, तो मेरे पास बहुत फोन आने लगे, बहुत रिस्पांस मिलने लगा। तो उन्होंने कहा भैया आप तैयारी करिए और हम लोग साथ देंगे। वहीं से मन में आ गया, फिर 2015 से सघन तैयारी शुरू कर दी, और 2017 में पार्टी ने अवसर दे दी। सर आप बड़े उम्दे वक्ता हैं, बड़ा उम्दा वक्ता हैं। चर्चाएं बहुत सारी होंगी, थोड़ा सा 2017 से और कुछ लेना चाह रहे थे। जब पहली बार आपका चुनाव का दौर आया, चूंकि आपके विधानसभा से कहीं ना कहीं सटा हुआ हमारा भी विधानसभा थोड़ी सी दूरी पे पड़ता है, लेकिन चर्चाएं आती रहती हैं, वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से आए, चाहे व्यक्तिगत माध्यम से आए। एक व्यवस्था आपके यहाँ चली आ रही थी, माता प्रसाद पांडे जी के रूप में नेता हुआ करते थे, बड़ा आपने बताया, और लोग जान भी रहे। एक कहानी चल रही थी, पैसा कहाँ से लाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, छोटी गाड़ी से चल रहे सतीश द्विवेदी जी, कैसे सामना करेंगे, ये क्या था सर? अब मैं विकास जी, उस पूरे चुनावी यात्रा में जी। मतलब मजाक का विषय बना हुआ था अपने हाँ नहीं, क्षेत्र में। चर्चा ये चल रही थी सर। मेरे पास एक अल्टो गाड़ी थी, अच्छा। तो और वो हमारी जरूरत के लिए पर्याप्त थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो भी शादी के बाद उस गाड़ी को लिया, क्योंकि भाई पत्नी को बाइक पर लेकर के, नहीं, परिवार पे तो चर्चा एक करेंगे सर। प्रोफेसर वाला टैग हो गया, जी। तो नहीं तो हम लोग तो बाइक से चलने वाले लोग थे। तो बस उस गाड़ी से गांव आता जाता था। बाद में जब चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, होर्डिंग मेरा लग गया, तब तक मैं अपनी अल्टो से चलता था और खुद ड्राइव करता था। अच्छा। तो हमारे विपक्ष के दल के लोग, हमारे दल में भी जो और लोग थे जो प्रतिद्वंदी थे, स्वाभाविक है प्रतिद्वंदिता हो नहीं जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं तो लोग हमारी गाड़ी को लेकर मजाक करते थे। सर। अच्छा। ऐसे ऐसे बोलते थे लोग, अरे वो जो पिद्दी भर कार से चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। एक कैसे जो चुनाव लड़ेंगे। कछुआ जो होता है ना, हाँ। कछुए को गांव में खेचुआ कहते हैं। केचुआ कहते, बिल्कुल सही कह रहे तो कोई टिप्पणी करता था, अरे वो जो खेचुहिया कार से हैं। चलते हैं, खिचड़ी वाली तो का। वो भी टिकट मांग रहे हैं। बल्कि भाई एक बार मैं गांव से लौटा, तो अपनी हमारी श्रीमती जी भी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, जी जी। पहले बस्ती में थी, अभी ट्रांसफर लेकर वो भी लखनऊ में कालीचरण पीजी परिवार कॉलेज पे में, चर्चा करेंगे सर। प्रोफेसर कल्याणी। जी। तो उनसे मैंने एक बार गांव से लौटने के बाद कहा कि यार हमारी गाड़ी को लेकर लोग बहुत मजाक बनाते हैं कि छोटी सी कार से चलते हैं, ये भी विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं। तो उनको थोड़ा बुरा लगा, तो नाराज भी हुई। तो उन्होंने कहा कि अगर राजनीति करना ही है, तो क्यों नहीं बड़ी गाड़ी ले लेते। बल्कि उन्होंने कहा कि आपके पास पैसे ना हो तो हम दे हमारे दें। हमारे अकाउंट में कुछ पैसे हैं, ले जाइए और बड़ी गाड़ी ले लीजिए। फिर अगली बार जब मैं गांव लौटा, तो कुछ पैसे पति पत्नी के जितने सेविंग अकाउंट में थे, उतना डाउन पेमेंट जमा करके, फाइनेंस हो ही जाता है सरकारी नहीं नौकरी नहीं। पर आसानी से, तो हमने एक स्कॉर्पियो गाड़ी ली। आज भी वो गाड़ी बहुत चल चुकी है, लेकिन वो उस गाड़ी से मेरा इमोशनल अटैचमेंट बहुत है, हाँ नहीं नहीं, सही इसलिए वो गाड़ी है। अपने पास। तो वो गाड़ी ली, उससे उभरे। पहले बहुत सारे लोग हमको समझाते भी थे, क्यों टिकट मांग रहे हैं, अच्छा। अध्यापक हैं, और थोड़ा बहुत मान लीजिए सेविंग में अकाउंट में पैसा होगा तो घर बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए, सब पैसा राजनीति में राजनीति बड़ा खत्म हो पैसा का जाएगा। खर्च होगा, इतने बड़े नेता के खिलाफ टिकट मांग रहे हैं, आप कैसे लड़ पाएंगे। तमाम लोग डिमोरलाइज करते थे। लेकिन ये हमारे व्यक्तित्व में हमारे पिताजी से मिली है कि मनोबल ऊंचा है, डर नहीं लगता है किसी से, और एक बार जो ठान लेता हूँ उसको करने की कोशिश करता हूँ, तो डगमगाया नहीं किसी के समझाने से, डराने से। लेकिन जब पार्टी ने टिकट दे दिया, मैं सौभाग्यशाली हूं, और मैं कहता हूं लोगों से हम्म। कि अगर आपको राजनीति करनी हो तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। मेरी पार्टी के मन में ये सवाल कभी नहीं आया। मुझे मेरे दल के किसी नेता ने
कभी नहीं कहा कि तुम अध्यापक हो, किसी बड़े घर के नहीं हो, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, तुम कैसे चुनाव लड़ोगे। ये पार्टी को एक लगा कि अच्छा कार्यकर्ता है, लड़ टिकट मिल सकता गया। है, तो मुझे उस समय हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे श्रीमान अमित शाह जी, जो अभी माननीय गृह मंत्री जी जी जी। हैं, एक एक सीट पर वो एनालिसिस कर रहे थे, एक एक सीट उनकी नजर में थी, उनके नेतृत्व में टिकट मिला। मैं जब टिकट लेकर के पहली बार इटवा गया, हम्म। जैसे होता है ना प्रथम आगमन, जी जी बिल्कुल। इतना जोरदार स्वागत लोग बताते हैं कि कभी भी वहां किसी दल के प्रत्याशी का टिकट मिलने के बाद वैसा स्वागत नहीं हुआ था जैसा मेरे विधानसभा की सीमा से हुआ। अच्छी खासी भीड़ आई। इटवा चौराहे पर मैं पहुंचा, हम्म। घंटों मेरा भाषण हुआ, और टिकट, परिवार गोरखपुर रहता था, हाँ हाँ। टिकट जिस दिन मिला उस दिन मैं गोरखपुर था। अगले एक दिन थोड़ा लोग मिलने वाले, बधाई देने वाले कार्यकर्ताओं ने रोक दिया कि रुक जाइए, थोड़ा हम लोग तैयारी कर लें स्वागत की, तब आइए। तो मैं ये बातें सुन चुका था कि वहां पर अभी से बोलने लगे हैं विरोधी कि अध्यापक हैं, ये क्या चुनाव लड़ेंगे, और ये तो डमी कैंडिडेट होंगे, अब तो सपा की लड़ाई आसान हो गई। तो मैंने अपने पहले भाषण में इन मुद्दों को, मैंने उठाया। सोचा कि ये बातें चल रही हैं तो इसका जवाब जानना चाहिए। तो मैंने कहा, मतलब वो लोग बहुत ही डेरिवेटरी कमेंट करते थे, अरे भिखमंगा मास्टर कहाँ से लड़ेगा, यहाँ तक बातें आई। तो मैंने कहा भाई देखिए, ये बातें हो रही हैं, तो इस हिसाब से तो मैं भी मास्टर हूँ, मेरी पत्नी भी मास्टर है, मेरा एक भाई भी मास्टर है, तो हमारा पूरा हाँ, परिवार ऐसे ही, की क्या दिक्कत है, पूरे मजबूती से परिवार लड़ेंगे। को मैं दोनों बातें कहा। हमने कहा कि भाई जब पूरे परिवार को भिखमंगा घोषित कर दिया है लोगों ने, तो ठीक है, आप ही के बीच आएंगे, आप ही से मांगेंगे, आप ही से धन जुटाएंगे और लड़ेंगे चुनाव। लेकिन मुझे लगता है कि जो इटवा की समस्या है, जो इटवा के विकास की आवश्यकता है, हम्म। वो जनता अगर उस पीड़ा को अनुभव करेगी हम्म। और एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर को अपना सेवक बनाना चाहेगी कि इस क्षेत्र का विकास हो, तो कोई बाधा आएगी नहीं। और मैं आजीवन रेडी रहूंगा कि हमारे क्षेत्र की जनता ने कुछ नहीं सोचा कि मेरे पास, मैं एक गाड़ी से चलता था चुनाव प्रचार में भी, मेरी अपनी जो उस समय जो स्कॉर्पियो ले लिया, लोगों के ताने सुनकर उस एक गाड़ी से चलता था पूरे चुनाव भर, कोई लाव लश्कर नहीं, कोई आ, हमारे पास असलाहधारी लोगों की फौज नहीं, बस सामान्य किसान परिवारों के बच्चे और बुजुर्ग वो साथ चलते थे। और हमने उस समय समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के दो तीन बड़े चेहरों में से एक, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष को तीसरे नंबर पर भेज करके चुनाव जीता। तो ये भारतीय जनता पार्टी, पार्टी के नेतृत्व और ईश्वर और माँ बाप के जो त्याग तपस्या थी, और जी जी। पत्नी, परिवार, मित्रों, जनता, सबका सहयोगी रहा, नहीं तो तो मेरे जैसा व्यक्ति विधायक नहीं बन सकता था। बड़ा कठिन था चुनाव, सामने बड़ा नाम था माता प्रसाद पांडे जी का। कैसे लड़ पाए ये बाहुबल, पैसा, समाज, तमाम सारी चुनौतियों से चुनाव आप जीत के विधायक बने? ये कैसे सब निपट पाया सब? मैंने कहा ना आपको, मुझे पहले ही लोग डराते थे अच्छा। कि वो तो उस समय जो वहां अच्छा, सपा के आपको नहीं विधायक डर थे, लगा कि कहीं तो चुनाव लोग में हार कहते थे, गया? नहीं नहीं वो डर नहीं, लोग कहते थे मुकदमा करा देंगे, हाँ हाँ। वो आप नौकरी करते हैं, वो फंस ये करा जाएंगे। देंगे, वो कर। अच्छा, उनका जो हमारे प्रतिद्वंदी थे समाजवादी पार्टी के वहां विधायक, हम्म। मतलब उनका इतिहास भी ऐसा रहा है, जी जी। फर्जी मामलों में, किसी को मर्डर के मामले में अगर उनकी कोई आलोचना कर दिया तो प्रधान है तो प्रधानी गई, हम्म। कोटेदार है तो कोटा गया, या किसी फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाना। वो क्षेत्र के विकास से ज्यादा इन्हीं सब चीजों पर ध्यान रहता था। जब भी आज भी विधायक बने हैं तो कैसे कोटेदार प्रधान की जांच कराएं, सारा ध्यान इसी पर रहता है। वो कहते भी हैं कि सड़क बनाने से थोड़े वोट मिलता है, स्कूल कॉलेज बनाने से थोड़े वोट मिलता है। तो जिसका ये विजन होगा फिर वो क्या करेगा आप सोच सकते हैं। लेकिन कभी डर नहीं लगा, स्वभाव से डर नहीं लगा। दूसरा एक कारण था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, तो एक कॉन्फिडेंस तो था ही कि भाई केंद्र में हम लोगों की सरकार है। और कोई भारतीय जनता पार्टी, इतना बड़ा दल उस समय तक हो चुका था कि जी जी। भाजपा के संगठन की ताकत ऐसी है बूथ स्तर तक हाँ हाँ। कि आज देश में कोई भी व्यक्ति, भाजपा अगर विपक्ष में भी कहीं रहती है तो उसके कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न नहीं कर सकती है, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है पार्टी का कि पूरी पार्टी साथ खड़ी हो जाती है। तो कभी डर लगा नहीं। और कैसे मैं चुनाव जीत गया, मैं कभी कभी मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। बस जनता के प्रति आभारी रहता हूँ कि जनता को एक जैसे उस समय लोग कोई हाथी चींटी की लड़ाई कहता था, कोई राजा रंग की लड़ाई कहता था, कोई कहता था कि एक आदमी आसमान पर बैठा है, एक आदमी जमीन जमीन पे। पर है। कुछ लोग ये भी कहते हैं सपा के खेमे में मुझे टिकट मिलते ही
लड्डू भी बटा था कि तो अच्छा, बीजेपी का डमी कैंडिडेट आ गया। वॉकओवर मिल गया। तो उन परिस्थितियों में जनता ने मुझे चुना, तो मेरा तो रोम रोम इटवा की जनता का रेडी है। जब तक जीवित रहूंगा, मतलब एक एक सांस और खून का एक एक कतरा इटवा की जनता का है। मैं उस कर्ज को कभी उतार नहीं सकता हूँ। 17 में आप विधायक बने और 17 से 22 के बीच में आप बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी बने। कितना कुछ बड़ा कर पाए अपने विधानसभा, अपने नगर पंचायत के लिए या अपने जिला के लिए सर? कितना बदलाव ले पाए? देखिए, मंत्री तो मैं बना लोकसभा चुनाव के बाद, हाँ, हाँ। 21 अगस्त 2019 को। जी। यद्यपि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे जैसे पहली बार के विधायक को अच्छा, मंत्री ये बनने के लिए पहला अवसर फ़ोन मिलेगा। किसका आया? कैसे तो सूचना अभी मिली? बताता हूँ आपसे, अच्छा, जो अच्छा। आपने बात कही, जी, जी। विधायक बनते ही मैं कई लोग कहते थे पुराने विधायक की एक कार्यकाल तो सीखने में लग जाता है, हाँ, हाँ। अभी सीखो। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मंत्री बनने के पहले ही हुँ, हुँ। मैं बहुत सारी सड़कों का निर्माण, आईटीआई का निर्माण, हमारा सोचिए इतने बड़े नेता के नेतृत्व में वह विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन आजादी के बाद से लेकर के 70 सालों में जिला बने, तहसील बने 35 साल हो चुके थे, एक भी टाउन एरिया इटवा विधानसभा में नहीं थी। अच्छा। मतलब मुख्यालय इटवा जो तहसील मुख्यालय था वहां भी प्रधान होता था, ग्राम सभा होती थी, एक भी टाउन एरिया नहीं थी। जब हमारे विधायक बनने के बाद नगर पंचायत का चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी ने हमारी ड्यूटी बस्ती लगा दी हाँ, हाँ। कि तुम्हारे यहाँ तो है नहीं, तो इसलिए तुम दूसरी सीटों पर चुनाव देखिए। प्रचार करो। तो मुझे इसका बड़ा कष्ट होता था। तो मंत्री बनने से पहले ही मैंने हुँ। इटवा और बिस्कोर को नगर पंचायत बनाने का, और एक इटवा के नजदीक ही आईटीआई बनाने का, और कई सड़कों का, बहुत सारी खराब खराब सड़कों की मरम्मत का, एक पशु अस्पताल, हमारा ही जो गृह ब्लॉक है जिले के 14 ब्लॉकों में, उस ब्लॉक में पशु अस्पताल नहीं था। ये चीजें मैं ले जा चुका था। ब्लॉक खुनियावा है सर आपका? हाँ, कोई और? खुनियाव जी, ब्लॉक है जी। मेरा गृह ब्लॉक। तो हाँ। विधायक रहते ही बहुत सारे काम, चूंकि सौभाग्य हम लोगों का था, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज बने, वो बड़ा दौरा करते थे पूर्वांचल का। और चूंकि देवी पाटन जो हम लोगों की आस्था का केंद्र है, पाटन देवी, जी, जी। वहां के भी वो पीठाधीश्वर हैं। हाँ, हाँ। तो गोरखपुर से वहां का दौरा रास्ता आप ही का है। अक्सर उनका हमारे क्षेत्र में जी, से जी। होकर जाना होता था। तो हम जब कोई समस्या उनके पास लेकर जाते थे तो वो उस समस्या को यथावत वाक़िफ़ जानते रहते थे, बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा आसानी से काम हुए। फिर मैं मंत्री बना तो उसमें गति आ गई निश्चित रूप से। नहीं, नहीं, साथ सही है, बिल्कुल। लोक निर्माण मंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी थे, डिप्टी सीएम थे। जिद करके मैं उनसे सड़कें पास करा लेता था। वो कहते थे तो एक ही विधानसभा को कितना दे दूं, तो मैं कहता था देखिए इतने बड़े आदमी को चुनाव हरा कर आया हूँ, मंत्री भी बना अब हूँ, तो हमारा लोगों बनता की ही है। उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो अंततः फाइनल हो जाता चाय था। खत्म करते करते मैं 5 सड़क मांगता था तो 4 दे देते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, आप कल्पना करिए एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज या एडेड डिग्री कॉलेज नहीं था। अच्छा। केवल माननीय तत्कालीन जो विधानसभा अध्यक्ष जी थे उनका अपना निजी डिग्री कॉलेज था। हाँ। लोग कहते थे शायद इसीलिए बनने भी नहीं देते थे वो, अच्छा। कि उसकी छात्र संख्या प्रभावित न हो जाए। तो हमारा क्षेत्र कितना पिछड़ा था शिक्षा के मामले में कि एक भी एडेड राजकीय कॉलेज अनुदान है। वाला या राजकीय एडेड कॉलेज या राजकीय कॉलेज नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने मांगा, बताया, उन्होंने राजकीय डिग्री कॉलेज दिया। बिस्कोर में जमीन मिली, स्वयं जाके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया। एक ही प्रस्ताव पर मेरे 2 लगातार कैबिनेट मीटिंग में, एक मीटिंग में बिस्कोर को नगर पंचायत और दूसरी मीटिंग में इटवा को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया। तो पूरी सरकार ने हमारे क्षेत्र की समस्याओं को समझा। हमारे जो मैं आकर के यहाँ प्रस्ताव देता था उसका सम्मान किया। और अ, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, आप जाएंगे तो लोग कहते हैं कि 17 से पीछे के 35-40 सालों में जो इटवा में नहीं हुआ था वो 17 से 22 में हुआ। और आप कह रहे थे मंत्री बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। मैं तो जी, किसी जी। से बात नहीं कर रहा था, हाँ। मैं तो इतने में ही संतुष्ट था कि पार्टी विधायक ने बन मुझे के टिकट बिल्कुल, दे दिया, मैं पहली बार मैं का विधायक विधायक। हो। मैं पार्टी से भी संतुष्ट था और इटवा की जनता से भी संतुष्ट था। जी। इससे ज्यादा कोई अपेक्षा क्या हो सकती है जिस परिवार में कोई ग्राम सभा का सदस्य न रहा हो, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं। पहला व्यक्ति जिस घर में पोस्ट ग्रेजुएट हुआ हो, और पहला कोई सरकारी नौकरी में आया हो, तो उसके लिए तो ये बड़ी चीज थी। ये सब चीजें एक तरह से स्वप्न जैसा था। तो मैं तो इस दिशा में प्रयास नहीं कर रहा था। मैं एक कार्यक्रम कर रहा था 19 अगस्त को। हमारे स्वर्गीय माधव बाबू हमारे जिले के रहने वाले, जो भाजपा जब बनी थी 80 में तो उसके प्रथम प्रदेश अध्यक्ष थे, अच्छा। 1977 में हमारे सांसद थे, एक आदर्श पुरुष थे।
राजनीति में। हमने कभी उनको देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में सुन सुनकर उनके जैसा बनने की इच्छा होती है। तो उन्हीं की पुण्यतिथि पर 19 अगस्त 19 को मैंने एक कार्यक्रम रखा था वहाँ अपने क्षेत्र में। अपने जिले में, जिला जी मुख्यालय पर, जी जी उनके समय काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने का और एक व्याख्यान का। तत्कालीन जो प्रदेश महामंत्री संगठन थे माननीय सुनील बंसल जी, जी। उनको मुख्य अतिथि बनाया था। अच्छा 17 तारीख को मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उस कार्यक्रम के बारे में डिटेल बता रहा था। उसी के तुरंत बाद उनका मैसेज आ गया कि कार्यक्रम टाल दीजिए और हम अभी आ नहीं पाएंगे। अच्छा तो मैंने जब कहा कि पुण्यतिथि है, कैसे टाल दें, तो ठीक है आपको फिर किसी और कार्यक्रम में बुलाएंगे, हम कर लेते हैं कार्यक्रम। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप कार्यक्रम टाल दीजिए। इसका मतलब वो तय हो गया था शायद कि 19 हाँ अगस्त 19 को आपको शपथ विस्तार लेना है। होगा और मुझे शपथ लेना है, इसलिए उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा कि नहीं, कार्यक्रम टाल दीजिए। मुझे और कुछ तो नहीं बताया गया। तो अब आदेश था संगठन मंत्री का, तो टाल दिए टालना है कार्यक्रम। बिल्कुल। अगली सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रमुख सचिव थे एसपी गोयल जी, अच्छा उनका फोन आया। उन्होंने कहा कहाँ है माननीय विधायक जी? मैंने कहा इटवा था, लेकिन लखनऊ आने वाला हूँ शाम तक, क्योंकि तब तक परिवार लखनऊ रहने लगा था। अच्छा तो मैं आता ही था अक्सर, काम भी होते थे सरकार से। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा माननीय जी, आइए और कल सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ 9:30 बजे आ जाइएगा, आपके क्षेत्र के कुछ मुद्दों को लेकर बात करनी है। अच्छा तब तक आपको नहीं बताया तब गया? तक मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को राजकीय डिग्री कॉलेज की और 2-3 बड़ी सड़कों समस्याएं के के बारे में, नगर पंचायत के बारे में मैं मांग पत्र दे चुका था। तो मैं बहुत खुश हुआ। हमने कहा कि भाई, और अपने मुख्यमंत्री के बारे में है भी कि उनकी नजर रहती है चीजों पर, छोटी छोटी हाँ हाँ बातों। तो मैं बहुत खुश हुआ कि मुख्यमंत्री जी स्वयं बुला रहे हैं बात करने के लिए, तो मुझे कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो हमारे क्षेत्र को मिल जाएगा। मिलेगा। यही जानकर मैं लखनऊ आया था। अच्छा यहाँ आया तो देखा टीवी पर खबरें चल रही थी, नाम आ रहा था। तब भी मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा नाम मंत्री बनने में आएगा। एक दिन टल भी गया। तो जब 21 तारीख को सुबह चाय पर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बुलाया गया और वहां उन्होंने ऐसा संबोधन किया जैसे हम सभी मंत्री हों, अच्छा कि मंत्रियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। और वहीं पर कार्ड मिला कि राजभवन पहुंचना है 11 बजे। तो एक सरप्राइज था एक हमारे लिए। अच्छा उस समय क्या मन में क्या चल रहा था, कैसी फीलिंग आती है कि अब जाना है, शपथ लेना है, मंत्री बनना है? अच्छा कोई डाउट भी रहता है कि सब फाइनल हो गया था दूसरी 21 को? नहीं, एक बार डेट टला, 21 को हुआ, और थोड़ा जब बहुत आ बुला जाता लिया है। गया माननीय जी मुख्यमंत्री जी के यहाँ चाय पर बनने वाले नए चेहरे, तो समझ में आ ही गया कि 11 बजे हाँ राजभवन पहुंचना है। अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाने से लेकर 11 बजे तक, यानी सुबह 8 से 11 के इन 3 घंटों में कई तरह के भाव मन में आ बिल्कुल। रहे थे। अच्छा उसमें परिवार की क्या प्रतिक्रिया होती है? नहीं, परिवार तो मेरे परिवार में जब टीवी में खबरें चल रही थी तो मैं लोगों से कह रहा था ये ऐसे ही मीडिया हाँ वाले हाँ चलाते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। मैं अभी पहली बार विधायक बना हूँ, हाँ मैं कोई पुराना वरिष्ठ नेता भी नहीं हूँ पार्टी का, मैं कहाँ से बन जाऊंगा। लेकिन इतना तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में मन में था कि भाजपा में अगर आप निष्ठा से काम करिए, अब पार्टी के प्रति समर्पण और अपने जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जी उसमें परिश्रम से काम करिए, तो पार्टी को आपको नहीं बताना पड़ेगा, पार्टी स्वयं आपको खोजेगी। आपकी एक एक बूथ अध्यक्ष पर भी पार्टी की नजर रहती है। और आप देखेंगे कई ऐसे लोग राज्यसभा, सकलदीप हाँ राजभर जी का जब बिल्कुल सही राज्यसभा कह रहे के लिए कॉल गई उनको, तो वो खेत में काम कर रहे थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जो आदमी कभी सोचता भी नहीं है, जो हो। हाँ हाँ कार्यकर्ता अपेक्षा भी नहीं करता है, और पार्टी उनको ऐसे, किसी को राज्यपाल, किसी को बड़ा पद राज्यसभा, दे के किसी चौंकाती को है। मंत्री, किसी सही को कह रहे हैं। सीधे अभी मंत्रिमंडल में दानिश अंसारी हैं। लोग बताते हैं कि वो पता कर रहे थे कि शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए कार्ड कैसे मिलेगा, अच्छा और स्वयं उनको आमंत्रण आ गया कि आपको शपथ लेना है। तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली इस मामले में विशिष्ट है। तो ये मन में तो लगा कि भाई भाजपा ऐसा करती है, कार्यकर्ताओं पर ध्यान रखती है। लेकिन एक गर्व हुआ कि पार्टी ने मेरे जैसे एक छोटे से साधारण से परिवार से निकले हुए कार्यकर्ता को, पहली बार बने हुए विधायक को मंत्री बनाया। और बाद में जब शपथ ग्रहण के बाद विभागों का बंटवारा हुआ तो उत्तर प्रदेश के इतने बड़े विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग का स्वतंत्र प्रभार का हाँ हाँ राज्य मंत्री बनाया। तो मेरे लिए अकल्पनीय था, और वही एक चुनौती भी थी कि अगर पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और निश्चित रूप से आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी 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 आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व की परिकल्पना है, सब मिल करके तय करते हैं। तो सबने, अगर नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास व्यक्त करके वो जिम्मेदारी दी थी, तो मुझे नींद नहीं आती थी रात रात को। मैं रात रात भर कई बार काम करता था कि 2 साल का, 2.5 साल का समय है, तो मुझे कितना कुछ बड़ा परफॉर्म किया। करके ये देना चाहिए ताकि पार्टी को लगे कि जिस
अपेक्षा से, मुख्यमंत्री जी ने जिस अपेक्षा से जिम्मेदारी दी है वो पूरी हो सके। कोशिश भी की, कितना हुआ नहीं हुआ उसका मूल्यांकन तो जनता करती है, मीडिया करती है, पार्टी करती है, सरकार करती है, लेकिन मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि अच्छा करूं। बेसिक शिक्षा जैसा अहम विभाग आपको मिलने के बाद विद्यालय, बेसिक विद्यालयों को लेकर तमाम समस्याएं आती रहती, तमाम मीडिया में भी खबरें चलती हैं, अध्यापक छात्र उपस्थिति लेके भी समस्या आती रहती। कितना बड़ा बदलाव करता है बेसिक शिक्षा में अब, क्योंकि उस दौरान देखिए, कोरोना का भी समय आया। बेसिक शिक्षा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है। जी हाँ। मतलब वो पुलिस से भी बड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। पुलिस देखने में बड़ा लगता है, लेकिन थाने 100 गांव पर एक थाना होता है। विद्यालय हर गांव में एक है। हर गांव में किसी किसी बड़ी ग्राम पंचायत में तो 3-3 4-4 हैं। 4-4 5-5 बिल्कुल। विद्यालय हैं। तो और मतलब 4.5 लाख से अधिक स्थायी शिक्षक, 1.5 लाख के लगभग शिक्षा मित्र और अनुदेशक, कुल मिलाकर के सब शिक्षक ही हैं। अगर आप जोड़ेंगे तो 6 लाख से ज्यादा शिक्षक, कर्मचारी। और मैं जब था उसी समय 1,80,00,000 छात्र थे। अब तो वो संख्या और ज्यादा बढ़ गई, वो मुझे लगता है 2.5 करोड़ से जी, ऊपर हो गई होगी। इतना बड़ा नेटवर्क, कोई प्रदेश का कोई ऐसा घर नहीं है जिसका कोई ना कोई बच्चा प्राथमिक शिक्षा में पढ़ता ना हो, सरकारी स्कूल में पढ़ता ना हो। तो एक बड़ा नेटवर्क मिला था, बड़ा विभाग मिला था। निश्चित रूप से चुनौती थी, समस्याएं भी तमाम रहती हैं। किसी गांव में एक स्कूल है, उस स्कूल में मिड डे मील के भोजन में अगर गड़बड़ी हो गई वो भी तो मीडिया सीधे बेसिक में। शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़ा करती है। हाँ, क्या कर रहे हैं। हाँ, 24 करोड़ की जनसंख्या। सही कह उस रहे हैं। समय जब मैं मंत्री बना 1,58,631 विद्यालय, बाद में प्राइमरी और जूनियर को एक कंपोजिट कैंपस बनाया गया, तो भी लगभग 1,35,36,000 ये आपके समय में कंपोजिट हाँ, का। कंपोजिट का कंसेप्ट आया कि अगर एक ही कैंपस में प्राइमरी जूनियर दोनों है तो अलग अलग क्यों चले। हाँ। तो एक ही जगह मिड डे मील बने, एक में 2 टीचर हैं, एक में 3 टीचर हैं, तो कंपोजिट कर देंगे तो 5 टीचर सुचारू रूप से मिलेंगे, व्यवस्था चलेगी। तो भी लगभग 1,35,36,000 कैंपस। अब आप कल्पना करिए उतने हर कैंपस पर नजर रखना और ये करना। फिर भी जब से ये लंबा विषय हो जाएगा, जब जी। से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आई, पूरे सरकारी शिक्षा व्यवस्था, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च हो, पूरे संरचना में, पूरी कार्य पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। और उसके पहले प्राथमिक शिक्षा तो आप समझिए कोई सरकार ध्यान ही नहीं दे रही थी उस पर, नेग्लेक्टेड थी। स्कूल के भवन, मतलब पहले क्या होता, क्या पहचान थी 2017 तक कि किसी गांव में अगर आप जाइए और कोई सबसे ज्यादा खंडहर जैसी पुरानी जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग दिख जाए तो लोग कहते थे कि प्राइमरी स्कूल होगा। आज वो तस्वीर बदली है। इन 8 वर्षों में गांव का सबसे ज्यादा रंग रोगन किया हुआ, सबसे ज्यादा पेंट किया हुआ, सबसे ज्यादा सुसज्जित भवन कोई होता है तो लोगों को लग जाता है कि शायद प्राइमरी स्कूल होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि जमीन से इन समस्याओं से परिचित थे, उन्होंने जो ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया पंचायत विभाग को जोड़कर, बाद में मैं मंत्री बना तो उस समय मैंने आग्रह किया तो नगर विकास विभाग को भी इसको जोड़ा गया। अच्छा। क्योंकि नगर के स्कूलों का कायाकल्प नहीं हो पा रहा था। CSR फंड को माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से डाइवर्ट किया गया और जनप्रतिनिधियों से विधायक निधि में संशोधन किया गया गाइडलाइन में कि आप चाहें तो सरकारी स्कूलों को बनाने के लिए, पहले सरकारी स्कूल में विधायक पैसा नहीं दे सकता था। अच्छा। तो वो भवन के लिए, फर्नीचर के लिए, स्मार्ट क्लास के लिए पैसा दे सकते हैं। ये संशोधन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया। तो इसके कारण जो संसाधनों की कमी थी वो दूर हुई और सरकार ने अपना बजट बढ़ाया। केंद्र की मोदी सरकार ने भी प्राथमिक शिक्षा पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बजट बढ़ाया और उस सब का परिणाम आज आप देख रहे होंगे कि आज एक बिल्कुल बदली हुई तस्वीर है। लगभग 100% तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अधिकांश विद्यालयों का कायाकल्प हो चुका है। पहली बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने, जहां गांव गरीब मजदूर के, किसान के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों के फर्श पर टाइल्स देखा, पीने के पानी के लिए व्यवस्था हुई। मतलब केवल समरसेबल पंप ही नहीं लगा, आरओ तक लगे, स्मार्ट क्लासेज लगे हुए हैं। धीरे धीरे करके फर्नीचर की व्यवस्था हुई। अपर प्राइमरी में तो पहले ही हो चुकी थी, प्राइमरी में भी संतृप्त किया जा रहा है सरकार के सहयोग से भी और जनप्रतिनिधियों और CSR फंड से भी। तमाम तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल आ रहे हैं। तमाम सारे विद्यालयों में जो है पुस्तकालयों की स्थापना हुई है, किचन सेट बने हैं, डाइनिंग हॉल बने हैं, खेल में मनरेगा के माध्यम से सरकार ने अधिकांश स्कूलों में जहां जमीन है वहां खेल मैदान बनाए हैं, ओपन जिम बनाए हैं।
और अभी नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लागू करते हुए आंगनबाड़ी में बाल वाटिका भी शुरू की है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश की पूरी जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था थी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, उसमें तो इन 8 वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। सर, कार्यकाल के दौरान जितना आपका नाम चर्चा में आया, कहीं ना कहीं विवाद भी आपसे जुड़े रहे। थोड़ा सा प्रश्न विवादों को लेकर जरूर करेंगे। जी। ये 69,000 शिक्षक भर्ती आपके समय में आया था? नहीं, अच्छा। ये भर्ती दिसंबर 18 में हाँ। इसकी परीक्षा हो गई थी। अच्छा। जो आप जानते हैं भर्ती की जो व्यवस्था है, जी जी जी। पहले उस भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी को टीईटी पास करना पड़ता है, बिल्कुल। तो उसके बाद वो एलिजिबल होता है। जी। फिर जब विज्ञापन निकलता है और भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होती है, कुछ लोग उसको सुपर टीईटी भी कह देते हैं। सुपर टेट। सुपर टीईटी जैसा कोई नाम नहीं है उसका, हाँ। वो शिक्षक भर्ती की परीक्षा है। तो वो दूसरी परीक्षा देते हैं लोग। दूसरी परीक्षा में एक कट ऑफ निर्धारित होता है कि जो भी एक निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा वो क्वालिफाई करेगा, मतलब समझ रहे हैं सर? वो सेलेक्ट हो जाएगा, जरूरी नहीं है। हाँ, क्वालिफाई करेगा। जैसे मान लीजिए 69,000 लोग भर्ती हुए, तो सपोज दैट कि 1.5 लाख लोग क्वालिफाई कर गए। तो क्वालिफाई किए हुए जो लोग हैं, फिर उनका 60% लिया जाता है उनकी लिखित परीक्षा के अंक। मान लीजिए किसी ने लिखित परीक्षा में किसी को 100 अंक मिले हैं, तो उसमें से 60 लिया जाएगा, और 40% उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस से, यानी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और डीएलएड या बीएड जो भी किए होते हैं, उन चारों का जो टोटल इंडेक्स होता है उसका 40%, दोनों मिलाकर फिर मेरिट बनती है, और मेरिट बना करके 69,000 लोगों को चुना जाना होता है। तो मेरे मंत्री बनने से पहले परीक्षा हो चुकी थी, लेकिन कोर्ट में एक विवाद चल रहा था कट ऑफ को लेकर। सरकार ने पहले कट ऑफ कम रखा था, शायद 36% या कितना था, कि जो भी 36% लिखित परीक्षा में पाएगा वो क्वालिफाई कर जाएगा, वो मेरिट पर उसके विचार किया जाएगा। बाद में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र आ गए, सरकार को लगा हमको अच्छे टीचर चाहिए, तो हम थोड़े ज्यादा योग्य लोगों को ले, तो कट ऑफ का परसेंटेज बढ़ा दिया। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि 50 किया, जो भी रहा हो, लेकिन 50 किया कि 55 किया। तो उसको लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट में गए, मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, सरकार अगर टीचर्स को, अच्छे टीचर्स को भर्ती करना चाहती है तो कर सकती है ऐसा। फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के निर्णय पर मोहर लगाई कि भाई शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, और अगर उत्तर प्रदेश सरकार योग्य शिक्षक चुनना चाहती है और उसके पास विकल्प ज्यादा है, अभ्यर्थी ज्यादा है, तो कट ऑफ बढ़ा सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया हुई, ये प्रक्रिया रुकी हुई थी। अभ्यर्थी कहते थे कि एडवोकेट जनरल कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, कोई निर्णय नहीं हो रहा है, आखिर रोते थे लोग। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते थे हम ओवर एज हो जाएंगे, हम क्या करेंगे अगर ये निरस्त हो गया। एक तो स्थिति ये बन रही थी कि वो निरस्त करके फिर से कराया जाए। तो बहुत सारे अभ्यर्थी लिटरली रोते थे मेरे पास कि हम तो ओवर एज हो गए, हम तो दोबारा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील हैं, इन बातों को मैं उनके पास तक पहुंचाया, तो वो भी इस बात से सहमत हुए कि नहीं, इस भर्ती को निरस्त नहीं करना चाहिए, इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। और प्रक्रिया पूरी हुई। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब आया कि आप आधे पदों पर 37,000 भर्ती करिए, प्रक्रिया जारी रखिए, तब तक हम सुनवाई पूरी करते हैं। 37,000 पदों पर जब भर्ती हुए, उस समय कोरोना था उत्तर प्रदेश। जी। उस कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने बहुत ही शीघ्रता से काउंसलिंग कराई और बच्चों को नियुक्ति दी। बाद में फैसला सरकार के पक्ष में आ गया, तो पूरे 69,000 लोगों की भर्ती हुई। लेकिन अब देखिए, हम भी एक अभ्यर्थी रहे हैं, ज्यादा दिन बेरोजगार रहने का तो दंश नहीं झेलना पड़ा, लेकिन जो भी बेरोजगार होता है ना, उसकी एक सामान्य मनोवृत्ति होती है कि या तो हमारी भर्ती हो जाए, और हमारी नहीं हो रही है तो किसी की ना हो। एक ये भाव मन में कई बार रहता है। जो नहीं होता है वो कहता है कि पूरी प्रक्रिया गलत थी, जो मेरिट में नहीं आता है उसको लगता है मेरिट लिस्ट ही गलत थी। ये कई सारी ऐसी चीजें होती हैं। चूंकि मैं आज उस जिम्मेदारी में नहीं हूं, और चूंकि वो मामला माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन कोई भी भर्ती उठाकर देख लीजिए आप, सरकार कोई भी हो, भर्ती कोई भी हो, तो जिसका सिलेक्शन नहीं होता है वो उस पर सवाल खड़ा करता है, जो विपक्षी दल होते हैं उस पर सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन दूसरी सरकारों में और भाजपा की सरकार में अंतर यह है कि हमारी सरकार में जैसे एक दूसरी एक टीईटी की परीक्षा हो रही थी, मैं ही मंत्री था, चुनाव नजदीक था, बल्कि चुनाव का प्रचार का दौर शुरू हो गया था, और जैसे ही खबर आई कि कहीं पेपर लीक हो गया, सरकार ने पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया। और सरकारों में आप चिल्लाते रहिए,
सरकारें सुनती नहीं थी। सुनती नहीं। इस सरकार में कोई आरोप लगता है तो जांच होती है, और किस तरह से आपने देखा एसटीएफ से लेकर के और पूरी पुलिस, पूरी सरकार लग जाती है किसी परीक्षा को पारदर्शिता पूर्ण कराने में। और इतना जरूर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जी। कोई तकनीकी आधार पर भले कोई विवाद खड़ा कर सकता है, कोई जातिगत राजनीति कर सकता है किसी बात को लेकर, लेकिन उत्तर प्रदेश के 8 साल की योगी सरकार में जितनी भर्तियां हुई हैं, चाहे 1.25 लाख के लगभग शिक्षकों की भर्ती हुई हो, चाहे 2 लाख से ज्यादा लगभग कई चरणों में पुलिस की भर्ती हुई हो, चाहे राजस्व विभाग में या स्वास्थ्य विभाग में या उच्च शिक्षा में कहीं भी हुई हो, कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है कि किसी भी भर्ती में 1 रुपया किसी को देना पड़ा हो। पूरी ट्रांसफर की प्रक्रिया पारदर्शी, ऑनलाइन। जी। 28,000 शिक्षकों के ट्रांसफर हमारे समय में हुए। कोई भी आरोप नहीं लगा सकता कि किसी से 1 रुपया किसी ने लिया हो। तो सरकार पारदर्शी ढंग से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके उसको लेकर काम कर रही है, सभी जाति वर्गों के लोगों को लेकर रोजगार मिल सके उसको लेकर काम कर रही है। किसी भी जाति का व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता है कि योगी सरकार की भर्ती में हमारी जाति के लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, जबकि उसके पहले क्या क्या होता था। मैंने पीसीएस तक की भर्तियों में एसडीएम पद पर ये आरोप लगा, आंकड़े सामने आए कि 58 में 42 किसी एक ही जाति से जुड़े हुए लोग थे। तो ये चलता रहता है, लेकिन इस सरकार में पूरी पारदर्शिता से भर्ती की प्रक्रिया पूरी होती है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, विकास क्षेत्र में भी बढ़िया हो रही थी, योगी सरकार का भी काम ठीक चल रहा था। क्या कारण रहा 2022 में, कहाँ से कमी आ गई, चुनाव कैसे डिफीट हो गया? देखिए, चुनाव उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में जो हमारा बेल्ट है, या कह सकते हैं पूरे देश में, चुनाव के समय का वातावरण कुछ अलग हो जाता है, मुद्दे कुछ अलग हो जाते हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो 30% से ज्यादा, कुछ लोग 35 भी कहते हैं, एग्जैक्ट फिगर तो बहुत होता नहीं है, 35% के आसपास माइनॉरिटी है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक अपने आप में चुनौती है, क्योंकि आज एक इस बात को लेकर दुख होता है कि मैंने जब 5 साल काम किया और ये संकल्प लिया था कि जब मैं 22 के चुनाव में जाऊंगा तो मेरा एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जो पक्की सड़क से जुड़ा ना हो। तो उस प्रक्रिया में उन सड़कों भी पक्की सड़क से जोड़ा जहां एक भी हिंदू परिवार नहीं था, 100% मुस्लिम परिवार थे। विकास लेकिन दुर्भाग्य था कि जब ईवीएम खुला तो उस बूथ पर हमको 0 वोट मिला था। यानी इस समय उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के ध्रुवीकरण का, तुष्टीकरण का एक ऐसा दौर चल रहा है। मैं इसको बहुत ही बेबाकी से स्वीकार करता हूं कि उनके गांव में सड़क बने, उनके गांव में अस्पताल बने, उनके परिवार के किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजगार मिले, मोदी सरकार के द्वारा निःशुल्क दिया जा रहा राशन मिले, पेयजल की टंकी जो लग रही है उसकी सुविधा मिले, इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है उनके वोटिंग पैटर्न पर। तो 22 में ये ध्रुवीकरण कुछ ज्यादा ही था, उसका नुकसान मुझे भी हुआ, लेकिन जनता ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब मैं 17 में विधायक बना था जी, तो उसके पहले का एक रिकॉर्ड था आजादी के बाद कि किसी भी विधायक को हाईएस्ट 55,000 वोट वहां मिले थे। हाँ, सही कह रहे हैं। मैं जब विधायक बना तो आजादी के बाद का एक रिकॉर्ड था, मुझे 59,524 वोट मिले थे। जी। मैं 22 में चुनाव हारा तो मुझे 62,591 वोट मिले, वोट बढ़ के आया। मेरा वोट बढ़ा। जी, जी। लेकिन 17 के चुनाव में बसपा के प्रत्याशी रनर थे, उनको 48,000 कुछ वोट मिले थे। अच्छा, ये फैक्टर विधानसभा अध्यक्ष जी तीसरे स्थान पर गए, उनको 44,000 वोट मिला। लेकिन 22 के चुनाव में लड़ाई 2 ध्रुवीय हो गई, एक सपा और भाजपा के बीच लड़ाई सिमट गई। बसपा के प्रत्याशी को केवल 24,000 वोट मिले, और जो पिछले चुनाव में रनर थे हाजी अरशद खुर्शीद जो 50,000 वोट पाए थे, वो इस चुनाव में 9,000 कुछ वोटों पर आकर सिमट गए, और पूरा अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी पर हो गया। वो 44 से 64 पर चले गए और मैं 59.5 से 62.5 हुआ, लेकिन 1,500 वोट से चुनाव हार गया। तो मेरा जो वोट बेस था, जो मास बेस था, उसमें कोई कमी नहीं आई। आज भी जनता के स्नेह में कोई कमी नहीं है। आज भी माननीय विधायक जी से ज्यादा समय क्षेत्र में देता हूँ। लोगों को भी कष्ट होता है कि जिस आदमी ने इतना विकास किया था क्षेत्र का, 22 किलोमीटर एक सड़क, 22 किलोमीटर एक सड़क, 18 किलोमीटर एक सड़क, 65-67 किलोमीटर 7 मीटर चौड़ी सड़कें, चुनाव में मंच पर सीना ठोक कर कहता था कि अगर एक भी गांव बता दीजिए जो पक्की सड़क से न जुड़ा हो तो मैं
बीच चुनाव से वापस चला जाऊंगा, टिकट वापस कर दूंगा पार्टी का। आईटीआई बनाया, पॉलिटेक्निक बनाया, डिग्री कॉलेज बनाया, जी पशु जी सही कह अस्पताल रहे हैं विकास। पशु अस्पताल बनाया, दो दो नगर पंचायतें बनाई। तो अब एक समस्या इस समय है उत्तर प्रदेश में, क्या देश भर में, जी जी मोदी सरकार ने कितने काम किए, सबका साथ सबका विकास का नारा देकर काम किया, कभी भी जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया। जी प्रधानमंत्री आवास सबको मिले, शौचालय सबको मिले, राशन सबको मिला, शिक्षा चिकित्सा की सेवा सबको मिली, आयुष्मान कार्ड सबको मिला। लेकिन एक वर्ग है जो वोट देते समय इन चीजों पर ध्यान देने के बजाय सपा और कांग्रेस के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति से और भाजपा के खिलाफ भड़काने वाली राजनीति से, क्षेत्र और जाति और संप्रदाय के नाम पर तोड़ने वाली राजनीति से प्रभावित हो जाता है, गुमराह हो जाता है। उसका खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा। लेकिन जिन लोगों ने विरोध भी किया था पिछले चुनाव में, उन लोगों को भी पछतावा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव हो, और निश्चित रूप से 22 में उसकी भरपाई इटवा की 27 में करेंगे। 27 में, 22 की भरपाई 27 में इटवा की जनता करने के लिए तैयार बैठी है। आप